नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गुजरात में दूसरे और आखिरी दौर के प्रचार का आखिरी दिन आज। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी समेत सभी दलों ने दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 14 दिसंबर को 93 सीटों पर होगी वोटिंग। विधायिका में अवरोध पर उपराष्ट्रपति की चिंता, कहा वेल में आने पर हो स्वतः निलंबन। कामकाज के आधार पर विधानसभाओं की रैंकिंग पर जोर, बेहतरी के लिए 10 नए सुझाव। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मजबूती की राह पर भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में 2018 में भारत की विकास दर 7.2% और 2019 में 7.4% रहने का अनुमान। घरेलू खपत, लोक निवेश और ढांचागत सुधारों से और तेजी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार। कोहरे और धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनें रद्द। देरी से चल रही हैं 27 ट्रेन। और 10वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत की झोली में 21 पदक। सौरभ चौधरी को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल। मनु भाकर को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल। और बुलेटिन की शुरुआत गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद में साबरमती नदी से मेहसाणा जिले के धरोई बांध तक सी प्लेन में सफर करेंगे। वो सरदार ब्रिज से उड़ान भरकर धरोई बांध तक पहुंचेंगे और इसके बाद मां अंबा जी के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हवाई, रेल और सड़क यात्रा के साथ साथ सरकार जलमार्ग के विकास की कोशिश कर रही है। इस बीच गुजरात पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून के साथ ही लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी के आज होने वाले रोड शो को मंजूरी नहीं दी है। गांधी आज अहमदाबाद में रेडिसन ब्लू होटल में दोपहर 1 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे। अंतिम चरण में 93 सीटों के लिए 14 दिसंबर को मतदान होना है। इनमें उत्तर और मध्य गुजरात के इलाके शामिल हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के पाटन और नाडियाड और अहमदाबाद में रैलियां की। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों का दर्द नहीं समझती है। गुजरात में आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। पाटन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने गरीबों और किसानों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास खेती की बुनियादी जानकारी बेहद कमजोर है। किसानों और गरीबों की अनदेखी के आरोप को निराधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमेशा अमीरी में जीने वाली कांग्रेस कभी भी गरीबों का दर्द नहीं समझ सकेगी। दुखना दाड़ा होय अनोय सगो भाई मोड़ू ना बतावे तो सुखना समय गमे तेटलो आईने गळे लागतो होय पर दुखमा मोड़ू ना बतावे ये भाई ने भाई कहवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि बीजेपी के लिए विकास ही एकमात्र मुद्दा है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। जनादे એવું હોધી લાવ્યા કે ईवीएम જોડે બ્લૂટૂથ લગાવ્યું છે। બ્લૂટૂથ હવે અમને પ્રાથમિક નોલેજ નથી કે આ ચૂંટણીનું જે મશીન હોય છે એને ક્યાંય ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન નથી હોતું। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी सोमवार को बनासकांठा के सुईगाम, आनंद के कोशिंद्र और बोरसाड के अलावा वडोदरा जिले के
दाभोई में भी रैलियां की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं। उन्होंने कल बनासकांठा, अहमदाबाद और गांधीनगर के अलग अलग इलाकों में 4 रैलियां की। उन्होंने बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार महज कुछ लोगों के लिए काम कर रही है और उसका आम लोगों और किसानों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गुजरात के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके फसलों का सही कीमत सुनिश्चित की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो महज 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को विकास के मुद्दे पर घेर कहा कि बीजेपी की विकास यात्रा फेल हो चुकी है। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हटा दिया, कांग्रेस पार्टी को मैंने खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ उनका आधा भाषण कांग्रेस पार्टी के बारे में होता है। मोदी जी, अगर आपने कांग्रेस को मिटा दिया तो आधा टाइम अपना कांग्रेस को क्यों दे रहे हो आप? केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को गलत बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि चुनावी रैली में प्रधानमंत्री की ओर से जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर उनसे माफी की मांग करना गलत है। मनमोहन सिंह ने कल बयान जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के बयान को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में हार देखकर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मणिशंकर अय्यर की बात को स्वीकार करना गलत है। मणिशंकर अय्यर जैसों की लाइन को स्वीकार करना अपने आप में बिल्कुल गलत था, और उस गलती का ये उत्तर देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं को शील्ड बना ले कि मेरा राजनीतिक जीवन एक सबूत है और उसको एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल करें, इसकी कोई आवश्यकता अपने आप में नहीं थी। इससे पहले चुनाव पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान की केंद्र सरकार ने कड़ी निंदा की। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत अपने बल पर चुनाव लड़ता है और देश के लोग फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हैं, इसलिए पाकिस्तान नसीहत देना बंद करे। प्रधानमंत्री ने रविवार को पाकिस्तान पर गुजरात चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर बैठक हुई थी जिसमें गुजरात चुनाव पर चर्चा हुई थी। बैठक में पाकिस्तान के उच्चायुक्त और पूर्व विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि भारत अपने बल पर चुनाव लड़े और इसमें पाकिस्तान को ना घसीटे। पाकिस्तान के कुछ तत्वों के इशारे पर आतंकवादी कश्मीर में और बाकी स्थानों पर क्या करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में हमें नसीहत नहीं दे और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बिल्कुल नसीहत नहीं दे। हमें देश के लोकतंत्र पर गर्व है और देश में कौन जीतेगा ये भारत की जनता तय करेगी। और गुजरात के चुनावी मौसम में खास नजर आणंद जिले पर, जो देश भर में दूध की राजधानी के नाम से मशहूर है। यह अमूल डेयरी और दूध क्रांति के लिए जाना जाता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय यहां पर है। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव में इस क्षेत्र की खासी अहमियत है। सभी पार्टियों की नजर यहां दूध कारोबार से जुड़े लाखों लोगों पर है। ये है हंसा पटेल। ये अपनी गायों को अपने परिवार के सदस्य से कम नहीं समझती। हंसा और उनकी बहू किरीना घर संभालने के साथ साथ डेयरी के काम को बखूबी अंजाम देती हैं। हर रोज इनकी डेयरी में करीब 200 लीटर दूध का उत्पादन होता है। गुजरात में डेयरी सहकारी आंदोलन ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है। राज्य में करीब 2124 सहकारी समितियों का संचालन महिलाएं करती हैं। इससे 15 जिला संगठनों के करीब 32 लाख सदस्य जुड़े हैं, जिनमें 8 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। અમને અમૂલમાંથી પૂરેપૂરો ફાયદો મળે છે। દૂધ સવારે આવીને અમે કહીએ ત્યારે લઈ જાય છે। દાનની બી સગવડ આપે છે, દાન બી એનું સારું આવે છે। दरअसल 1946 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिचौलियों को हटाकर अमूल को डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। इसके बाद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना हुई।
अब इसके जरिए 18,536 गांवों में सहकारी समितियों का संचालन किया जाता है। अमूल हर रोज देश भर में 120 लाख लीटर दूध बेचता है। इसमें से 50 लाख लीटर की खपत अकेले गुजरात में है। 2015-16 के वित्तीय वर्ष में इसका सालाना कारोबार 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रहा। आगे अमूल का भी सपोर्ट रहा, इसलिए अमूल ने सब किया। लोन का रिक्वायरमेंट अमूल ने लेटर दिया, ये सब करके हमने लोन लिया। हमने अमूल की तरफ से अभी 50 लाख का लोन मिला है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश गुजरात कोऑपरेटिव से जुड़े लोगों और संघों को अपने पक्ष में करने की है। बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकाल में 2003-04 में 10,500 गांवों में सहकारी समितियों की संख्या को बढ़ाकर 18,000 गांव तक पहुंचाया गया है। पार्टी ने इसके और विस्तार पर जोर देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर इसकी अनदेखी का आरोप लगा रही है। दूध का इनको 350-400 रुपया पर डे का मिलता है, तो उनको एक टोटली इनकम मिल जाती है। ये एक डेयरी बिजनेस चला रहे हैं और इनमें आज अमूल डेयरी में 12 लाख लीटर दूध आ रहा है, उसको हम 18 लाख लीटर पे जाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पॉलिटिकली लाके बिठा के जहां पर उनका हो नहीं सका कोऑपरेटिव में, वहां उनको डिसॉल्व करके वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के उन्होंने कोऑपरेटिव पर कायदेसर का कब्जा किया हुआ है। मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव अगर डेवलप करते तो हम भी खुश होते। पिछले 5.5 दशक में इस कारोबार ने 31 लाख से ज्यादा गांवों को जोड़ा है, जबकि इसके उत्पाद आज देश और में करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल राजनीति से काफी दूर थे। यहाँ तक कि ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व करने वाले वर्गीस कुरियन भी चाहते थे कि डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट राजनीति से दूर हो। हालांकि अब कई डेयरी यूनियन वाले राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीतिक या गैर राजनीतिक, सत्य ये है कि अगर इस तरह का मॉडल देश के बाकी राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो गरीबी उन्मूलन में काफी मददगार साबित हो सकता है। आनंद से कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। कल उनके निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान किया गया। राहुल गांधी 16 दिसंबर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। कांग्रेस को 19 साल बाद आखिरकार नया पार्टी अध्यक्ष मिल गया है। सोमवार को राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया गया। सोमवार को नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। इस पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार ने पर्चा भी नहीं भरा था। इस तरह से राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। एज पर आर्टिकल 18D of the Constitution of International Congress, I hereby declare Sri Rahul Gandhi elected as the President of the International Congress. The handing over of certificate of election as Congress President is scheduled to be held on 16th December 2017. राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति की शुरुआत की और अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार का नेतृत्व भी राहुल गांधी ने ही किया। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा भी संभाला। Much before he was elected, he has already shown his mettle, and once he is now he is elected today, officially announced by the election authority of the Congress Party. He knows his responsibilities, he knows his priorities very well. राहुल गांधी जी निर्विरोध रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए हैं। मैं राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल राहुल गांधी 2013 से कांग्रेस उपाध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहे हैं। इससे पहले वो पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने कांग्रेस के युवा इकाई कांग्रेस का प्रभार भी संभाला। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के छठे सदस्य हैं जो कांग्रेस की कमान संभालेंगे। इससे पहले मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सोनिया गांधी को 1998 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सदन में अमर्यादित व्यवहार से जनता के बीच विधायिका का भरोसा कम होता है। उन्होंने विधायिका के महत्व पर कल व्याख्यान के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने विधायिका के कामकाज में सुधार के लिए विधानसभाओं की रैंकिंग जैसे 10 सुझाव भी रखे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को विधायिका के महत्व पर कई अहम विचार रखे। उन्होंने कहा कि संसद के कामकाजी दिनों की घटती संख्या पर चिंता जताई जाती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अपनी समितियों के जरिए संसद पूरे साल काम करती है। उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित व्यवहार पर चिंता जताई और कहा कि इससे विधायिका में नागरिकों का भरोसा कम होता है। Disruptive, unruly behavior of a few members of the legislature leads to the erosion of public respect for the legislature. Sometimes people also joke, sir, this is not assembly, this is not parliament. It pains when we hear such jokes. Even the children also sometimes talk like that. The competitive and confrontational politics are understood to be one of the reasons for these disruptions, which is not in the interest of the parliamentary democracy. राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधानसभाओं के कामकाज में सुधार के लिए 10 सुझाव रखे। उन्होंने कामकाजी दिनों की संख्या, पारित विधेयक, अटके हुए विधेयकों, सदस्यों की सहभागिता, चर्चा की गुणवत्ता जैसे पैमानों पर विधायिका का असर मापने का सुझाव रखा। विधानसभाओं की रैंकिंग पर भी जोर दिया। सांसदों और विधायकों के आचरण और योगदान के लिए नए पैमाने तय किए जाएं, विपक्ष की हाजिरी के लिए कोरम नियम बनाया जाए, व्यवधान पैदा करने वाले सदस्यों का नाम सार्वजनिक किया जाए, इन सदस्यों का कार्यवाही से स्वतः निलंबन हो, स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 से बढ़ाकर लोकसभा सदस्यों के लिए 2.5 साल और राज्यसभा सदस्यों के लिए 3 साल करने पर विचार हो, नागरिकों के साथ विधायिका का संवाद बढ़े, विधायिका में सबकी सहभागिता बढ़े, सदन के कामकाज से जुड़े नियमों का पालन हो। My priority will be ensuring smooth functioning of the upper house. I want the house to function smoothly. I shall work with party leaders and try to build a congenial environment in which public issues and national concerns can be discussed and where every member is given a reasonable opportunity, including backbenchers, to present her or his perspective. उपराष्ट्रपति ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी सीमाओं के अंदर रहकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संविधान में बनाए गए संतुलन का सम्मान होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील भी की। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विधायिका के महत्व पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ये पूरा व्याख्यान आप राज्यसभा टेलीविजन पर आज सुबह 11 बजे देख सकते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल आम बजट के सिलसिले में अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की विकास दर शानदार रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 3 साल में औसत विकास दर 7.5% रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ तिमाही में गिरावट के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरे तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राजकोषीय मजबूती के लिए कदम उठा रही है और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की विकास दर 2018 में 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जारी हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2018 रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जबरदस्त निजी उपभोग, सार्वजनिक निवेश और रचनात्मक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में मजबूती से तेजी आएगी। इन सब वजहों से 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.2% होगी, जबकि 2019 में ये बढ़कर 7.4% पर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में भारत के आउटलुक को काफी हद तक सकारात्मक बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निजी खपत और व्यापक आर्थिक नीतियों से मजबूती मिलने के कारण दक्षिण एशिया में आर्थिक परिदृश्य अब भी बहुत स्थिर और अनुकूल है। भारत ने खाद्य पदार्थों के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी हल निकालने पर जोर दिया है। विश्व व्यापार संगठन की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक के पूर्ण सत्र को वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मुद्दे का स्थायी समाधान वैश्विक समुदाय के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में विश्व व्यापार संगठन की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक के पूर्ण सत्र को वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने संबोधित किया।
उन्होंने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली के लिए खाद्य पदार्थों के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी हल निकालने पर जोर दिया। भारत का कहना है कि ये मुद्दा दुनिया के 80 करोड़ भूखे लोगों के जीवन से जुड़ा है। सुरेश प्रभु ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मुद्दे का स्थायी समाधान वैश्विक समुदाय के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। We look forward to constructive engagement of the entire WTO membership for taking final decisions in areas where specific mandates were provided at Nairobi. One such issue is a permanent solution for public stockholding for food security purposes. This is a matter of survival for 800 million hungry and undernourished people of the world. A successful resolution of this issue would fulfill our collective commitment to the global community. वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के समर्थन में है और व्यापार के मुद्दों पर चर्चा के लिए खुली, पारदर्शी, लोकतांत्रिक मंच के पक्ष में है। We are certainly in favor of open, transparent, democratic platform through which issues can be discussed and debated related to the WTO mandate. If any country is trying to resist it, it is not the right way to do it because this is not in the interest and the spirit of the WTO. हालांकि 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक में बड़े मुद्दों पर ठोस नतीजे की उम्मीद कम है। वजह यह है कि विकासशील और विकसित देश अपने अपने एजेंडे पर अड़े हुए हैं। विकासशील देश खाद्य सुरक्षा पर स्थायी समाधान चाहते हैं, जिसका विकसित देश विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत, रूस और चीन के बीच आतंकवाद, व्यापार और सुरक्षा के मामले में आम सहमति बनाकर काम करने पर सहमति बनी है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कल हुई मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। 2002 में स्थापित त्रिपक्षीय वार्ता की ये 15वीं बैठक थी। डोकलाम गतिरोध के बाद चीन की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय आधिकारिक यात्रा है। भारत की मांग पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित उन आतंकी समूहों को रिक के संयुक्त बयान में शामिल कर लिया गया है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित किया गया है। RIC यानी रिक के नाम से मशहूर इस त्रिपक्षीय वार्ता की अगली बैठक चीन में होगी। कि आतंकवादी संगठनों जैसे दाइश, जिसे ISIS भी कहते हैं, अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा आदि के आतंकी कारनामों में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयासों को प्रभावित कर रही है। नेपाल में वाम गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। अब तक घोषित नतीजों में संसद के निचले सदन में वाम गठबंधन ने 2/3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली CPN माओवाद को बड़ी जीत मिली है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए 165 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 160 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। वाम गठबंधन ने 113 सीटें जीती हैं। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। अन्य दलों को 26 सीटों पर जीत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रतिनिधि सभा के चितवन सीट से जीत गए हैं। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी डाडेलधुरा सीट से जीत गए हैं। बात मौसम की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से दोनों राज्यों में तापमान में काफी गिरावट आई है। कल से जारी बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज खराब रहने का अनुमान जताया गया है। इस बीच दिल्ली NCR में कल बारिश से पारा लुढ़क गया। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है। कोहरे और धुंध की वजह से दिल्ली से जाने वाली 15 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 27 ट्रेन देर से चल रही हैं। प्रदूषण की वजह से देश में भूजल की स्थिति गंभीर होती जा रही है। भूजल के विषय पर आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल के पुनर्शोधन से जल संकट को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रिप सिंचाई जैसे सूक्ष्म जल प्रबंधन समय की मांग है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा कि लोगों को पानी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने जल असंतुलन के प्रबंधन के लिए साहसी कदम उठाने पर जोर दिया। 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। और खेल की दुनिया से भारत के लिए अच्छी खबर। 10वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत की झोली में 21 पदक आए हैं।
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सौरभ चौधरी ने कल गोल्ड मेडल जीता। उधर मनु भाकर को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल मिला है। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स में जगह बना ली है। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने कल शाम इटली में सिएना के बोर्गो फिनोखियोतो रिसोर्ट में शादी की। जानकारी के मुताबिक हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हुई इस शादी में परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के अलावा कुछ नजदीकी दोस्त भी शामिल हुए। और विराट कोहली ने शादी के बाद ट्वीट करके फैंस का शुक्रिया अदा किया। और अब आखिर में हेडलाइंस। गुजरात में दूसरे और आखिरी दौर के प्रचार का आखिरी दिन आज। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी समेत सभी दलों ने दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 14 दिसंबर को 93 सीटों पर होगी वोटिंग। विधायिका में अवरोध पर उपराष्ट्रपति की चिंता। कहा वेल में आने पर हो स्वतः निलंबन। कामकाज के आधार पर विधानसभा की रैंकिंग पर जोर। बेहतरी के लिए 10 नए सुझाव। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मजबूती की राह पर भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में 2018 में भारत की विकास दर 7.2% और 2019 में 7.4% रहने का अनुमान। घरेलू खपत, लोक निवेश और ढांचागत सुधारों से और तेजी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार। कोहरे और धुंध की वजह से दिल्ली से जाने वाली 15 ट्रेनें रद्द। देरी से चल रही हैं 27 ट्रेन। और 10वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत की झोली में 21 पदक। सौरभ चौधरी को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल। मनु भाकर को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।